ऑल राइट, ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे पर्सन को लाया हूँ जिसका फर्स्ट रैंक अचीव करा है उसने गेट एग्जाम में। कैसे करा है, वो एक कैसे स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था या फिर कैसा स्टूडेंट था, वो आप ही इस वीडियो के बाद डिसाइड करना। तो हिमांशु, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा गेट में कितना रैंक अचीव करा है तुमने और कौन से अटेम्प्ट में करा है, और सारे अटेम्प्ट्स के बारे में मुझे बताना, और तुम कौन से कॉलेज से हो वो भी मुझे बता दो। मैंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक करी थी। 2018 में कंप्लीट करी थी और 2018 में कॉलेज में रहते हुए मैंने एक अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर 2019 में मैंने कोचिंग ज्वाइन करने के बाद अटेम्प्ट दिया था। तो मैंने डायरेक्ट कॉलेज के बाद कोचिंग ज्वाइन किया था मेडीजी में, दिल्ली में ही क्लासरूम कोर्स। और फिर मैंने जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आया था, मतलब मेरा 5792 रैंक आया था और मार्क्स मेरे अराउंड 63 ऐसे कुछ आए थे। उस साल मतलब पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली इजी आया था, तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने थे अच्छे रैंक के लिए। एंड उस टाइप के एग्ज़ाम में ये भी हो जाता है कि आपका सिलेबस कवरेज बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो मेरा उतना नहीं हो पाया था। लेकिन मेरा फोकस था कि जितना कवर किया वो अच्छे से पढ़ लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने साथ साथ मेरा ईएससी का भी चल रहा था प्रिपरेशन, तो उससे मैं बाइंडेड रहा था प्रिपरेशन के दौरान। कभी गेट और कभी ईएस मेरे को टारगेट्स दिखते थे, 1 ईयर का गैप नहीं दिखता था मुझे सडनली। और उसके बाद फिर मैंने 2020 में जब गेट दिया था उसमें मेरा 588 रैंक आया था इलेक्ट्रिकल में। और 2021 में जाके मेरा इलेक्ट्रिकल में 62 रैंक बना था और इंस्ट्रूमेंटेशन में फर्स्ट रैंक बना था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि 2 पेपर दे सकते थे। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, जब भी तुम्हारा सक्सेस तुम अचीव नहीं कर पा रहे थे और जो ये ड्यूरेशन था 2018 के बाद से लेकर 2021 तक, तब तक तुम अपना मोटिवेशन कैसे मेंटेन कर पा रहे थे? क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ी है। अभी ऐसा लगता हो कि हाँ मैंने सक्सेस अचीव कर लिया है, पर लोगों को तुम्हारी बैक स्टोरी पता नहीं है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा था, क्या सोचते थे तभी तुम खुद को पुश करने के लिए रोज। शुरू में तो सर काफ़ी, मतलब जब कोचिंग चल रहा था तब उतना फील नहीं होता था क्योंकि रोज़ क्लासेस जाना, एक शेड्यूल बना हुआ था उस तरह से, तो वो कभी फील नहीं होता था कि हम कुछ मतलब ज़्यादा अलग से कर रहे हैं। बट जब कोचिंग एक बार ख़त्म हो गया उसके बाद फुल टाइम प्रिपरेशन में जब आए मोड में, तब थोड़ा फील होता था कि मतलब बाकी लोग जो है ऑफिस जा रहे हैं, कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, क्लासमेट्स को हम लोग देखते हैं, उस तरह से एक फील होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरे दिन बैठ के वही पढ़ाई कर रहे हैं जो बीटेक में 4 साल करी थी। तो लाइक वो लेवल बढ़ जाता है बट वो फील नहीं होता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है कोई। तो वो चीज़ थोड़ा लगता था मुझे भी। और उस टाइम पे मैं मतलब मोटिवेट रहने के लिए थोड़ा तो वही सोचते थे कि फाइनली जब होएगा तो एक कोर जॉब मिलेगी मुझे, वो एक बेनिफिट है। और उसके अलावा अगर एमटेक के थ्रू या फिर डायरेक्टली पीएसयूज़ में ऐसे, या फिर आपको ईएससी के थ्रू जो भी एक कोर सेक्टर में काम करने का चांस मिलेगा। और उसके अलावा मेरे को ये था कि मतलब मैं मोटिवेशनल वीडियोस जैसे देखता था इस टाइप के ही, जो टॉपर स्टॉक, और उससे थोड़ा मिलता था ये चीज़ कि अच्छा हम लोग अकेले ऐसा फील नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ भी एक अच्छा रहता है कि हम लोग अकेले नहीं हैं जो फील कर रहे हैं कि प्रिपरेशन में मतलब कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो वो चीज़ थोड़ा उससे पता चलता था। उसके अलावा मेरा ये था कि थोड़ा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे मैं एक्चुअली एक बार एक साइंस म्यूज़ियम गया था, तो वहाँ से मैंने किट लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आया था कि ये चीज़ थोड़ा फैसिनेटिंग है, मतलब कैसे हो रहा है ये सब। तो वहाँ से मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट बना था, हॉबी प्रोजेक्ट्स, और फिर 1-2 वर्कशॉप्स करे थे रोबोटिक्स के। तो मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट था, वो मेरे को बाइंड करके रखता था कि हाँ रहना तो इसी फील्ड में है। एटलीस्ट उतना मतलब उतना कन्फ्यूजन नहीं रहता था कि अच्छा शायद मैं एमबीए कर लूँ या फिर मैं कुछ और, मतलब आईटी सेक्टर में भी जाने का मुझे उतना नहीं रहता था। मुझे था कि अपने ब्रांच में रहना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक साइड में ज़्यादा था, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा कम था। और उसके अलावा जैसे एक फ्रेंड था मेरा, तो उसने मेरे को भगवत गीता सेशंस ज्वाइन करवाए थे, तो उससे भी थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ का कि मतलब यही सब नहीं है जो हम लोग एक बॉक्स के अंदर है कि मुझे ये अचीव करना है वो करना है। उससे अलग एक पर्सपेक्टिव मिलता है। और उसके अलावा थोड़ा बहुत मैं मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज से भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो अभी थोड़ा लॉकडाउन में दिक्कत हो रहा था उसमें, बट जब भी सब थोड़ा नॉर्मल था तो मैं जैसे जिम ज्वाइन किया था मैंने, तो वहाँ पे थोड़ा सुबह एक बार जाके एक्सरसाइज करके आए, तो उससे भी थोड़ा मूड बूस्ट रहता था। तो ये मेरे जर्नी में हेल्प किया था इन सब ने।
सो उसके अलावा जैसे मैं घर पे ही रह रहा था तो पेरेंट्स से बात कर लिया या फिर अपने सिस्टर से, ब्रदर इन लॉ से, और जैसे घर में छोटे बच्चे रहते हैं उनके साथ आप खेल सकते हैं, मतलब थोड़ा टाइम भूल के आप आराम से आइसक्रीम खाओ, खेलो उस तरह से। एक मतलब थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि गोल से डाइवर्ट हो गए, बट थोड़े टाइम के लिए आप रिलैक्स कर सकते हो उस तरह से भी। तो तुम्हारा मतलब है कि गोल सबसे पहले फिक्स करो, उससे तो हटना नहीं है, वो तो तुम्हें पता है कि ये मुझे अचीव करना ही है किसी भी हाल में। और दूसरी चीज, पढ़ाई के अलावा भी अपना टाइम कुछ अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो जो तुम्हारे माइंड को स्टेबल रख सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज को क्यों करूँ, मैं अपने माइंड को स्टेबल क्यों रखूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। जो भी टाइम तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए, वो एक्चुअल में वेस्ट नहीं होता है। चाहे वो लोगों के लिए हो सकता है कि वो वेस्ट लगे, पर तुम्हें खुद को लगना चाहिए कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं और एक चीज़ जानना चाहता हूँ, तुमने डिस्क्वालीफाई से जर्नी एक फर्स्ट रैंकर की अचीव करी है, तो तुमने कुछ इम्प्रूवमेंट की होगी बहुत ज़्यादा इन सालों में। तो तुमने अपना कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड कर पाए कि तुम्हारा उस 3 घंटे में, क्योंकि तुमने सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं करेक्ट, तभी तुम्हारा फर्स्ट रैंक अचीव हुआ है। तो तुमने मतलब हर क्वेश्चन में करेक्ट अप्रोच लगा पाई जो बाकी लोग नहीं लगा पाए थे। तो अप्रोच लगाते कैसे हैं, या फिर तुम अपने अपने आप को कैसे बोल सकते हो कॉन्सेप्चुअली कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कुछ बता सकते हो तो कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं? जी सर, पहला तो ये था कि मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था जैसे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मिले थे। मतलब हम लोग अभी देख के सोचते हैं कि हाँ शायद उतना भी कुछ नहीं था खास, वो उस तरह से लगता है कभी कभी। बट हम लोग ये देखना चाहिए कि जब स्टार्ट किया था तब हम किस लेवल पे थे। और कोचिंग के टीचर्स हेल्प तो करते हैं डेफिनेटली, वो डायरेक्टली आपको मतलब कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि एग्ज़ाम में ये सब यूज़ होता है। और काफ़ी चीज़ें तो मतलब जो एकदम बेसिक्स हैं, बट हम लोग को नहीं पता होती। कई बार कॉलेज एग्ज़ाम्स में थोड़ा अलग तरह से मतलब हो जाता है, कभी कभी लाइक नोट्स मिल जाते हैं उस तरह से, वो थोड़ा अलग पैटर्न रहता है। बट गेट एग्ज़ाम में वो अच्छे से आपको मतलब वो वहीं पे हिट करते हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है। तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने नोट से ही पढ़ा था, एक्स्ट्रा मैंने बहुत कम किया था। कुछ मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था, जैसे 3 Blue 1 Brown करके एक मैथ्स के लिए अच्छा चैनल है। उसके अलावा कंट्रोल सिस्टम्स का मुझे एक लेक्चर्स मिले थे। जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि कंट्रोल सिस्टम ऐसा टॉपिक था जो मेरा काफ़ी उससे मिक्स से वो रहा था। तो कॉलेज में जब स्टार्ट होने वाला था तो एक्चुअली मुझे बहुत उससे एस्पिरेशन थी, मतलब कि इस सब्जेक्ट में मुझे अच्छा करना है ऐसे था। क्योंकि मैं एक टीम में पार्ट था रोबोटिक्स टीम में, तो वहाँ पे मुझे दिखता था कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो मुझे ये था कि ये मुझे प्रॉपरली करना है। हम लोग थोड़ा ट्रायल एंड एरर से करते थे, तो वहाँ पे मुझे था। बट जब मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा और जिस तरह से वो हम लोग पढ़ते हैं मतलब मैथमेटिकली इतना ज़्यादा, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ऑफ पुट कर दिया कि मतलब ये क्या है, जो मैं सोच के आया था वैसा नहीं है ये। तो वहाँ पे मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, और मतलब उस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स भी हमेशा कम ही रहते थे कॉलेज में। फिर उसके बाद जब ये कोचिंग में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी वही चल रहा है सब, बस लैप्लास और वो सब चल रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा उसमें, मैंने फर्स्ट टाइम में जैसे किया था 2019 जो प्रॉपर अटेम्प्ट था, उसमें मैं कंट्रोल सिस्टम छोड़ के गया था। फिर 2020 तक मेरे को एक लेक्चर्स मिले थे ब्रायन डोगलस के यूट्यूब पे। तो उनका क्या है कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस से बताया कि मतलब ये सब चीज़ कैसे यूज़ होता है और कहाँ पे किसका एप्लीकेशन है उस तरह से। तो वहाँ से मुझे थोड़ा बाइंडिंग मिली, मतलब चीज़ें पता होती है बट बाइंडिंग चाहिए रहता है। और फिर एक मोटिवेशन चाहिए रहता है कि अच्छा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ठीक है, मतलब याद तो करना ही पड़ेगा, अभी कुछ है मतलब इसका इंपॉर्टेंस। उस तरह से मैंने, मतलब मुझे वो चीज़ में थोड़ी दिक्कत रहती थी जो प्योर मैथ्स और थोड़ा लर्निंग बेस्ड टाइप का, कि टेबल है याद कर लो टाइप से। तो वो चीज़ मैंने धीरे धीरे पिकअप करी और सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया। उसके अलावा मैंने NPTEL लेक्चर देखे थे उसके लिए, कुछ सब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक, जैसे कंट्रोल सिस्टम मेजरमेंट्स के कुछ टॉपिक्स के मैंने देखे थे। NPTEL लेक्चर्स मतलब फ्रीली अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, जो कि शायद लोग उतना यूज़ नहीं करते मुझे लगता है जितना कर सकते हैं। और उसके अलावा बुक्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, बट जैसे डेफिनेशन के लिए मुझे मेनली ज़रूरत पड़ती थी बुक्स की। मतलब मुझे थोड़ा सा उस चीज़ में इम्प्रूव करना है एक्चुअली। बुक्स में जितना नॉलेज है वो शायद कहीं पे और उतना नहीं है जितना बुक्स में है। और जितना वेल फॉर्म नॉलेज है, मतलब एक कोई आपको एक्सप्लेन करता है तो वो आपको जल्दी समझ आता है, बट वो उतना अच्छा फॉर्मेशन में नहीं होता जितना एक बुक में रिटर्न होता है। तो वो चीज़ मुझे एक इम्प्रूव करनी है अपनी, धीरे धीरे शायद हो जाएगी। और
उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मैंने बताया कि छोड़े थे वो मैंने नए करे, कुछ ऐसे थे जो मेरे करे हुए थे बट मेरे क्वेश्चंस नहीं लगते थे। जैसे मैथ्स में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, कुछ टॉपिक्स छोड़े हुए थे, कुछ पढ़े हुए थे, तो काफ़ी एक मतलब हेजी सा पिक्चर था। मैथ्स का क्वेश्चन आता है तो समझ नहीं आता था करना क्या है, मतलब सॉल्व करना है क्या करना है। और उसका एक परसेप्शन रहता है, मतलब आसपास के लोगों में एक अलग परसेप्शन रहता है कभी कभी, और सेम सब्जेक्ट के लिए हमारा अलग रहता है परसेप्शन। तो जैसे कुछ लोग को रहता है कि माइक्रो कंट्रोलर मतलब क्या है ये, उस तरह से। बट मुझे वो अच्छा लगता था क्योंकि मुझे दिखता था कि इंटरेस्टिंग है और उस तरह से। बट कुछ लोग को लगता है मैथ बहुत इजी है, और जब हमसे नहीं होता है तो हमें लगता है कि मतलब हम एक बेसिक लेवल पे भी शायद नहीं है, बट वैसा नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में जज नहीं कर सकते, आपको ओवरऑल देखना है कि मैं पूरा कितना पिक्चर लेके जा रहा हूँ उधर। तो मैथ्स के लिए फिर वही था मेनली कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का मतलब अलग अप्रोच था, कुछ में आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कुछ में आपको गेट लेवल में एटलीस्ट प्योर प्रैक्टिस चाहिए, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब समझ आ जाता है कि कहाँ पे ये लोग टारगेट कर रहे हैं। जैसे अब लीनियर अलजेब्रा है मैथ्स में, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत काम का भी है मतलब। बट गेट में जैसे कुछ ही टॉपिक से वो पूछते हैं, तो आपको अगर गेट टारगेट कर रहे हैं तो आप मतलब लीनियर अलजेब्रा के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, बट आप वो टॉपिक्स अच्छे से कर सकते हैं। और उसके अलावा सर जैसे कुछ टॉपिक्स तो मतलब मैंने छोड़े भी थे, मतलब मैं ऐसे, वो किसी को अगर लगता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ एग्ज़ाम में तो मेरा नहीं होएगा, कभी अच्छी रैंक नहीं आएगी, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ टॉपिक जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बहुत मेहनत करी थी, बट मुझे नहीं होता था फाइनली एग्ज़ाम में, इतना अच्छे से सॉल्व नहीं होता था, तो वो मैंने ऐसे मतलब कम्प्लीटली नहीं छोड़ा था कि पूरा टॉपिक ही छोड़ना है। मतलब कोई सब्जेक्ट से हमें हेट नहीं करना है कि ये सब्जेक्ट मुझे गंदा लगता है तो मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं। सिग्नल सिस्टम्स मुझे थोड़ा सा वैसा लगता था, बट ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूंगा नहीं। मुझे ये था कि अच्छा ये टॉपिक इसमें से मेरे को समझ आता है, मैं कर सकता हूँ, तो उतना कर लिया। और जो जहाँ पे प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा वो छोड़ दिया उस तरह से। तो तुमने बहुत ही अच्छा आंसर किया और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आंसर किया है। जैसे कॉन्सेप्ट कैसे इन डेप्थ समझते हैं, तुमने आंसर भी बहुत इन डेप्थ किया है। और मुझे लगता है तुम्हारा आंसर सिर्फ स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, एक टीचर के लिए भी बेनिफिशियल है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाओ तो उसके रिलेटेड एक एप्लीकेशन बताओ प्रैक्टिकल, ताकि एक इंटरेस्ट आए स्टूडेंट को, अच्छा ये जो पढ़ाने वाला है ना ये यहाँ पे यूज भी होने वाला है, मैं ऐसे कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ जो मुझे सिर्फ दिमागों में रहेगा या फिर ख्यालों में रहेंगे हम, वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल है। हर चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल है अगर उसका एप्लीकेशन ढूंढने का कोशिश करेगा एक टीचर तो बहुत ही अच्छा आंसर किया है। और कुछ सब्जेक्ट्स नोट से करने पड़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स तुम्हें बाहर जाके सर्च करने पड़ेंगे एनपीटीएल वीडियोस में। तुम फर्स्ट टॉपर हो जिससे मैंने बातें की, उसने एनपीटीएल को अप्रिशिएट किया है, इसलिए शायद से तुम फर्स्ट रैंक करो, क्योंकि एनपीटीएल में जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं मिल सकता तुम्हें, बुक में होगा, और बुक में से खुद से उस लेवल पे अंडरस्टैंड बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एनपीटीएल में रेडीमेड मिल रहा है, उन्होंने सारे बुक्स पढ़े हैं, कुछ रिसर्च पेपर में से वो अपना नॉलेज दे रहे हैं, तो बहुत ही यूजफुल टूल है। पूरा सब्जेक्ट करने के लिए कोई बोलता नहीं है, जिसमें कंफ्यूजन है एटलीस्ट वो तो देखो। तो मुझे ये भी बताओ कि टेस्ट सीरीज में जब भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आते होंगे तब तुम खुद को कैसे मोटिवेट करते थे या फिर खुद को कैसे इम्प्रूव करते थे? टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा बताओ। सर टेस्ट सीरीज से जो पहली ख़राब मेमोरी मेरे को याद आ रही है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को अच्छा सब्जेक्ट लगता था, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए काफ़ी इजी है एक्चुअली, मतलब हम लोग को बहुत सरफेस लेवल ही पूछते हैं और उस तरह से। तो जब मैंने वो टेस्ट दिया था तो मेरे फर्स्ट टाइम बहुत ख़राब मार्क्स आए थे, मतलब मुझे याद नहीं है बट बहुत ख़राब थे। तो मैं जब अपना रिज़ल्ट चेक करने गया था ऑफलाइन, तो जो मतलब कोचिंग में बैठते थे वो जो रिज़ल्ट बताते थे, उन्होंने बोला था कि तुमने टेस्ट ही क्यों दिया। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी मतलब उस समय मैंने ऐसी मजाक में निकाल दी, बट थोड़ा माइंड में था कि मतलब क्या, मतलब जो सब्जेक्ट मुझे इतना पसंद है उसके भी टेस्ट में मैं मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ उस तरह से। और वो चीज़ मुझे लगा कि शायद मतलब थोड़ा कोरिलेशन कम है हमारे इंटरेस्ट और मार्क्स के बीच में, शायद उतना नहीं है, डायरेक्ट नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट है तो मार्क्स भी आ जाएंगे, थोड़ा उसके लिए वर्क करना पड़ेगा कि जल्दी सॉल्व करना। और जैसे मैं फॉर एग्जांपल डिजिटल में मैं क्वेश्चन कर लेता था, बट मैं मतलब पूरा 2-3 पेज भर दिया आराम से अभी, तो फिर वो एग्ज़ाम में उतना मतलब आपको सही नहीं रहेगा। आपको एग्ज़ाम में थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहना चाहिए कि जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्यूशन भी थोड़े स्टैंडर्ड ही हम लोग के होने चाहिए। और उसके अलावा जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को याद है कि टेस्ट सीरीज़ में मेरे फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि इसलिए था क्योंकि वो अकेला सब्जेक्ट था। जब धीरे धीरे सब सब्जेक्ट्स मिक्स होने लगे
तो फिर मैं भूलता गया कि मतलब ये क्या होता था। और जैसे कुछ चीज़ें हम लोग जब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम लोग 10 चीज़ें याद कर सकते हैं, तो याद करा होगा ऑब्वियसली तो टेस्ट सीरीज में फटाफट होएगा। बट एग्ज़ाम में वो 10 चीज़ नहीं ले जा सकते क्योंकि 10 और है, अगले सब्जेक्ट की 10 और है तो वो सारी हज़ारों चीज़ हम लोग याद करके एग्ज़ाम में नहीं ले जा सकते। एग्ज़ाम में मेनली कॉन्सेप्ट ही जाते हैं अंदर, बाकी सब तो सिक्योरिटी पे छूट जाते हैं। तो वो एक मतलब मुझे लगता है कि मतलब एक बेसिक चीज़ें याद रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हम लोग याद करेंगे तो हो सकता है टेस्ट सीरीज़ वगैरह में वो हेल्प कर जाए, बट फाइनल एग्ज़ाम में कितना हेल्प करेगा वो चीज़ थोड़ा मतलब बोल नहीं सकते। और उसके अलावा मैं ये करता था जब फाइनली मैं बहुत ड्रॉप करके प्रिपेयर कर रहा था, तो टेस्ट सीरीज़ में मुझे मतलब अच्छा टाइम मिला था कि टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ। तो फिर मैं थोड़ा टाइम भी ज़्यादा देता था पर टेस्ट सीरीज़। और जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए अपना खुद का, और एग्ज़ाम में अच्छा होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए एक तो टेस्ट सीरीज़ में मेरे को बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, तो उसके लिए पढ़ना नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये नहीं होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज़ फिनिश करना है। जैसा मतलब आपने एक रिसेंट वीडियो में बताया भी था कि टेस्ट सीरीज़ वो लोग इतना बना देते हैं कि वो स्टूडेंट कभी रन आउट ही ना होए टेस्ट देने से। जितना मतलब आपका डिमांड है वो सप्लाई होता रहेगा। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं कि टेस्ट मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, उसका टेंशन ले रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुआ और सब्जेक्ट्स का रह जाता है, सिलेबस रह जाता है। उस चक्कर में सिर्फ टेस्ट सीरीज टिक करके वो खुश हो जाते हैं, वो चीज़ थोड़ा मतलब गड़बड़ है। और उसके अलावा जो क्वेश्चन सही है उसमें भी देखना चाहिए कि टाइम कितना लगा। अगर एवरेज से बहुत ज़्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, भले ही आंसर सही है बट थोड़ा प्रॉब्लम है। और वो देखना चाहिए फिर सॉल्यूशन कि मतलब कैसे किया उन्होंने और हमने कैसे किया अप्रोच। और उसके अलावा अगर एवरेज से कम लग रहा है तो फिर अपना सॉल्यूशन देखना चाहिए कि ये सही में अच्छा है मतलब कुछ इसमें, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मेरा गलती से आंसर आ गया वो चीज़ भी देखना चाहिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आंसर लाना नहीं था, ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि टेस्ट में धोखा दे जाए ये चीज़ असली टेस्ट में। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस रॉन्ग है और अनआंसर्ड है वो तो डेफिनेटली मतलब देखना ही चाहिए। तो तुम बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मतलब वो लोगों को मतलब एनालिसिस के लिए ज़्यादा टाइम देना चाहिए, राइट? मतलब तुम ज़्यादा देर एनालाइज करते थे, आज करेक्ट आंसर भी एनालाइज करते थे, रॉन्ग आंसर भी एनालाइज करते थे, कितना टाइम लगा वो भी एनालाइज करते थे। शायद से मेडिजी में देते हैं कितना टाइम लगा, एवरेज से ज़्यादा या फिर एवरेज से कम ना। यस सर, मैंने टेस्ट सीरीज एक्चुअली मेडी का ही ज्वाइन किया था, तो उसमें वो टॉपर्स टाइम का तो उतना सिग्निफिकेंस मुझे नहीं लगता था क्योंकि टॉपर्स टाइम तो कई बार 10 सेकंड ऐसे 5 सेकंड रहता था, बट एवरेज टाइम का काफ़ी सिग्निफिकेंस लगता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को पता नहीं है कि टेस्ट सीरीज में जो टॉपर होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल टेस्ट सीरीज में, तो वो लोग फटाक से उन्हें याद ही है उसका आंसर के, तो राइट मार के आगे चले जाते हैं। मॉक टेस्ट में कुछ लोग आधे घंटे में पूरा ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, वो एक्चुअल गेट एग्जाम में नहीं होगा। कुछ कुछ लोग ऐसे ही 2 टेस्ट सीरीज बाय करते हैं, एक में ट्राई देते हैं, दूसरे में सिर्फ टिक मार्क करके रहते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से लोग टेस्ट अपियर करते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद में इंप्रूवमेंट देखो। और मैं एक लास्ट में पूछना चाहता हूँ, तुम कोई एक लास्ट मैसेज देना चाहते हो जो तुम्हारे कंडीशन में होगा, क्योंकि बहुत लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, राइट? 18% लोग सिर्फ क्वालिफाई होते हैं। क्लासेस में 500 लोग एडमिशन लेते हैं क्लास में, एक क्लासरूम में, क्लासेस पूरा सारे बैच में तो बहुत सारे लोग हैं, एक क्लास में 500 बैठते हैं तो उसमें से 10-15 सिर्फ उस ईयर क्वालिफाई कर पाते हैं। तो डिस्क्वालीफाई का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो तुम उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? सर पहला तो यही है कि इंटरेस्ट अपना पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, तो वो लॉन्ग रन में आपका इंटरेस्ट ही आपको मतलब ड्राइव करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा वीक है तो फिर आप एक्सप्लोर करो कि और क्या ऑप्शंस है। कि अगर आपको भाई इंजीनियरिंग में उतना नहीं है इंटरेस्ट तो फिर आप बाकी चीज़ें देख सकते हो, आप सिविल सर्विस बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। फिर उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं मतलब जो एक्चुअली एस्पिरेंट्स को मतलब एक हार्ड हेड का नहीं होना चाहिए कि मतलब मुझे यही करना है। थोड़ा सा मतलब अपने आप पे रिफ्लेक्ट भी करके हमें देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि और ऑप्शंस मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल हो। क्योंकि इंजीनियरिंग में ज़्यादातर लोग मतलब थोड़ा प्रेशर से आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर ये एक लाइन चलता है कि अगर प्लेसमेंट नहीं होता है तो आप मतलब गेट प्रिपरेशन उसमें आ जाते हैं। मतलब सब लोग का नहीं बट कुछ लोग का यही एक ट्रेन की तरह मतलब चलता है। तो वो चीज़ भी हमें देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि मैं बस चलते जा रहा हूँ और मैं देख ही नहीं रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।
और अगर इंटरेस्ट है, जेन्युइन है, तो फिर आपको मतलब कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे आपको 2 साल लगे चाहे 3 लगे। अगर 3 से ज़्यादा भी लग रहे हैं तो फिर आप ये देख सकते हैं कि साथ में मतलब मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा फाइनेंशियल हो सकती है, आपका एक मतलब ऑक्यूपाइड रहने के लिए हो सकती है कि मतलब मैं खाली नहीं बैठना चाहता, तो आप फिर पार्ट टाइम उस तरह से कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मेरे को ये था कि जॉब में अगर मैं जाता हूँ तो मतलब प्रिपरेशन थोड़ा हिंडर होएगा, तो इसलिए मैंने फिर क्या किया कि जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, जो भी मैंने अब तक सीखा है और जो भी मेरा इंटरेस्ट है उस बेसिस पे, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि 3 साल में जर्नी एंड होएगा। ये गेट से मतलब पहले की बात है, मुझे नहीं पता था कि इस साल भी कुछ होगा या नहीं होगा। तो मैंने उस हिसाब से फिर अपना धीरे थोड़ा मतलब पहले से मैंने चीज़ें सेटअप की थी, और फिर और मैंने सेटअप करके मुझे लगा कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है कि मैं एक यूट्यूब चैनल चलाऊँ प्रॉपरली और उस पर थोड़ा डिस्कस करूँ इंजीनियरिंग रिलेटेड। तो उसमें क्या है कि अपने पेज पे हम थोड़ा कर सकते हैं, हालांकि उतना नहीं है, थोड़ा कंसिस्टेंसी ज़्यादा ही डिमांड करता है यूट्यूब, बट एक ये है कि जॉब से ज़्यादा टाइम मिल सकता है थोड़ा। और उसके अलावा अगर वैसा है कि भाई मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फिर आप बीच में जॉब करना चाहिए। मतलब मुझे वो नहीं लगता कि आपको मतलब इस पे ओवर वो भी डालना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लोन पे स्टार्ट करते हैं कोचिंग, और वो चीज़ भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब क्योंकि फिर हम उतना वो नहीं हो सकते कि मैं रिज़ल्ट पे डिपेंड ना करूं, फिर रिज़ल्ट का स्ट्रेस आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो मुझे लगता है कि मतलब बीच में थोड़ा सोचना भी चाहिए, और ऐसे एकदम ब्लाइंड होके भी नहीं चलना चाहिए। मतलब वो चीज़ लोग मोटिवेशन में बोल देते हैं क्योंकि अभी हो गया है तो अभी रिलैक्स होके कुछ भी बोल सकते हैं बट सोचना चाहिए कि उस समय पे हम लोग क्या सोच रहे थे। सबसे पहले तो तुम स्किल तब सीख पाओगे जब तुम्हारे पास इंटरेस्ट होगा, तो बिना इंटरेस्ट के कोई भी स्किल सिखा ही नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़ तुमने जो सजेशन दिया है कि पार्ट टाइम कुछ तुम ट्राई कर सकते हो, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके लिए सजेशन नहीं है। फर्स्ट टाइम डेडिकेटली गेट एग्जाम पे फोकस करो। इसने सजेशन दिया है जब वो 2-3 बार अटेम्प्ट दे दिया था, फिर उसमें प्रेशर आ रहा था कि मैं सिर्फ गेट एग्जाम में ही अपना पूरा लाइफ डेडिकेट करने वाला हूँ क्या, तो उसने सोचा मैं कुछ साइड बाय साइड और एक चीज़ करता हूँ। और ये भी ज़रूरी है कि यूट्यूब पे अभी ना मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। मैं क्लासेस का कोई नाम नहीं लूँगा, पर यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। अगर कोई ढूंढना चाहता है तो उसे पक्का मिलेगा, और कोई नहीं ढूंढना चाहता है तो उसे नहीं मिल सकता। तो थैंक यू हिमांशु आने के लिए और थोड़ा सा हमें टाइम देने के लिए। ये वीडियो बहुत लोग हेल्प करेगा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled.